जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम को कम समय में क्रैक किया जाए तो ये मॉडल पेपर साथियों आप सभी के लिए एक वरदान साबित होगा। इस मॉडल पेपर को हमने हूबहू वैसा ही तैयार किया है जैसा आपके रियल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम डिक्टो क्वेश्चन साथियों यहां पर आप लोग देखने वाले हैं, यानी कि संपूर्ण सब्जेक्ट का संपूर्ण निचोड़ यहां पर साथियों पेश किया जाएगा आप सभी के लिए। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले यहां पर इस मॉडल पेपर में हम लोग हिंदी के 20 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, उसके बाद मैथ के और फिर रीजनिंग के, यानी कि कुल मिला के जैसा पेपर आपकी स्क्रीन पर आएगा एग्जाम हॉल में वैसा पेपर यहां पर देखेंगे। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो परीक्षा हॉल में कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी महसूस हो ही नहीं सकती। तो सुपरफास्ट तरीके से इस पूरे मॉडल पेपर को देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों, यहां पर जो शब्द सही लिखा हुआ है ना, वो कृपया सही लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो विद्युत का पर्यायवाची यहां पर जो होगा वो क्या होगा साथियों, आपको ध्यान रखना है। चपला जो होता है ना, चपला कह लो, चंचला कह लो या दामिनी कह लो, ये सारे विद्युत के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि बिजली के पर्यायवाची होते हैं। मुमुक्षु की अगर बात करें तो साथियों, जो मुमुक्षु है इसके आपको बताना है, मुमुक्षु को हम लोग जो सुंदर हो उसको मुमुक्षु कहेंगे तो नहीं, जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहेंगे। बिल्कुल सही साथियों। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रास्ता देखना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? देखिए, रास्ता देखना मतलब किसी का इंतजार करना, यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कपड़े का आपसे पूछा जा रहा है कि एक समानार्थी शब्द इसमें से आपको बताना है। तो साथियों, कपड़े को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कपड़े को वस्त्र भी कहा जाता है, कपड़े को परिधान भी कहा जाता है और कपड़े को साथियों वसन भी कहा जाता है। तो जितने मैंने आपको बताए हैं उतने आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, राह दिखाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए साथियों। तो राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? पथिक कहते हैं? नहीं। उसके अलावा साथियों, मुसाफिर भी नहीं कहते हैं। मुसाफिर किसे कहते हैं? जो यात्रा करता हो उसे मुसाफिर कहेंगे। पथ दर्शक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राह दिखाने वाले को पथ दर्शक कहते हैं। और अगर बात करें साथियों, पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मतलब जो पथ प्रदर्शक होता है ना, वही पथ दर्शक होता है। एक दूसरे में दोनों ये पर्यायवाची हैं। तो राह दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कह लो या पथ दर्शक कह लो। उसके बाद देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि एकाग्रचित्त साथियों कैसे लिखा जाता है? तो मेरा मानना है, जैसे मेरी नॉलेज है साथियों, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एकाग्रचित्त, वैसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्यक्ष का विलोम आपसे पूछा जा रहा है साथियों। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अगर बात करें, मतलब बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष के विलोम की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा और परोक्ष भी हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगर बात करें साथियों, अभिमुख का विलोम क्या होगा? तो प्रतिमुख होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख होगा। और समीप का विलोम क्या होगा? तो दूर होगा। ये भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। जो बहुत बोलता हो, इसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है। आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ मिलने वाले होंगे जो बहुत बोलते हैं, उनको अगर एक शब्द में आप बताएं तो कैसे बताएंगे साथियों? उनको वाचाल कहा जा सकता है। जो बहुत बोलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है साथियों? वाचाल कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो बहुत कम बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मितभाषी कहा जाता है। जो कम बोलते हैं उनको मितभाषी और जो बहुत बोलते हैं उनको वाचाल। ये दो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, उत्थान की अगर बात करें तो रेखांकित साथियों, यहां पर अगर बात करें विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। तो उत्थान का साथियों विलोम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, उत्थान का विलोम जो होगा ना, वो पतन होगा। क्या होगा साथियों? पतन होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि विकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण होगा। अगर आदर्श का विलोम आपसे पूछा जाए तो अनादर्श होगा। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा? देखिए, जितना आपको पढ़ा दिया जाए ना, अगर उतना आपने पढ़ लिया तो एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना। यानी कि जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ना,
बहुत सारी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो बहुत सारी वहाँ पर प्रेफरेंस आई होंगी। तो जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो आपको बहुत आराम से साथियों मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से, अगर आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। यानी कि जो कंटेंट आपको साथियों इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाए उसको पढ़ लिया ना, तो ये समझ लीजिए परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो धुआं धुआं हो जाएंगे। चलिए, तो अगर बात करें मधुर, देखिए मधुर बात करने वाले को तो मधुर भाषी ही कहा जाएगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है ना। अल्प मतलब होता है कम, मतलब जो कम बोलता हो, यानी कि जो अल्प बोलता हो उसको अल्पभाषी कहा जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों अगर बात करें ना, खाली जगह से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, तो वैसे भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको खाली जगह से देखने को मिलेंगे। तो मेरा और आपका संबंध कैसा है? घोर संबंध है, गहन संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या पक्का संबंध है? तो कहा जा सकता है साथियों घनिष्ठ संबंध है। खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हर एक परीक्षा में एसएससी जीडी की 2 प्रश्न आएंगे त्रुटि से संबंधित, यानी कि स्पेलिंग से संबंधित, वर्तनी से संबंधित। तो यहां पर साथियों मुझे जो ऑप्शन नंबर डी वाले की शब्द लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आत्मोत्सर्ग कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जलाशय का पर्यायवाची अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए तो जलाशय का पर्यायवाची जो होता है ना, वो पद्माकर होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। असल में जलाशय को तालाब कहा जाता है, तालाब को जलाशय कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तालाब को सरोवर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उल्लास किसका पर्यायवाची है, यहां से आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर उल्लास की बात करें तो उल्लास का मतलब साथियों क्या होता है? खुशी होती है, हर्ष होता है या प्रसन्नता होती है। लेकिन कह सकते हैं साथियों इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आनंद। तो जितना साथियों जो आपको दिया जा रहा है वो आप लोग लीजिए, बहुत प्यार से लीजिए और बहुत साथियों ध्यान से देखिए जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी जब आपके सामने साथियों मैथ के और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा ना, उन कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। हम बाजार चलेंगे तो यहां पर एक त्रुटि है, वो त्रुटि आपसे पूछी जा रही है, आपको बताना है कहां पर। देखिए अगर बात करें आज हम बाजार चलेंगे, तो आज तो यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आज हम बाजार चलेंगे, चलेंगे भी बिल्कुल सही लिखा हुआ और हम भी बिल्कुल सही लिखा। मुझे ये बताइए बाजार होता है साथियों या बाजार होता है? बाजार होता है ना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा त्रुटि वाला हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है डी वाला त्रुटि में हो जाएगी, यानी कि बाजार इस तरह से लिखा जाना चाहिए। उसके बाद देखिए निरर्थक का विलोम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो निरर्थक का विलोम जो होगा वो सार्थक होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों एक मुहावरा आपने सुना होगा, बखियां उधेड़ना। मतलब कोई इंसान दूसरे इंसान की बखियां उधेड़ देता है तो उसको कहा जा सकता है उसने तो भाई उसके रहस्य ही खोल दिए, यानी कि भेद ही खोल दिया। तो इसलिए आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो उर्वर का साथियों विलोम क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उर्वर कहते नहीं बहुत उर्वर भूमि है, ठीक है ना, कहते हैं ना बहुत उर्वर भूमि है, यानी कि बहुत उर्वरक भूमि है या बहुत उपजाऊ भूमि है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि उर्वर का विलोम क्या होगा? तो उर्वर का विलोम होता है ऊसर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आप पूछा जाए उर्वरक का विलोम क्या होगा, तो अनउपजाऊ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहां पर अब आपके स्क्रीन पर साथियों चलेंगे बहुत ही तेजी के साथ। तो रियाद की अगर बात करें, रियाद की राजधानी कौन सी है? रियाद में अंत में शब्द है दा और इसके भी अंत में शब्द है दा। तो रियाद किस देश की राजधानी हो जाएगी? सऊदी की राजधानी हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका सी के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए 6 वर्ष का होता है, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये कहां पर स्थित है साथियों? आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के
द हेग में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं खजुराहो की, तो ये साथियों ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मूर्ति कलाएं जो है ना साथियों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। प्रसिद्ध नव कालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि ये उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये साथियों ओडिशा में मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए हरित गृह गैस की अगर बात करते हैं तो मीथेन एक हरित गृह गैस है। उसके अलावा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन नाइट्रोजन साथियों गैस ये नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें युद्ध में वीरता के लिए दिए जाते हैं ये अर्जुन पुरस्कार, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए साथियों यहाँ पर अभी 10 मिनट हुए हैं इस क्लास को और 10 मिनट में मैंने यहाँ पर लगभग 29 प्रश्न करा दिए हैं। 28 से 29 प्रश्न हो चुके हैं। अगर बात करें साथियों लगभग 50 मिनट के अंदर पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि YouTube पर ऐसा कोई चैनल है या YouTube पर ऐसी कोई क्लास है कि मात्र 50 मिनट में आपको पूरा मॉडल पेपर, पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करवाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। 50 मिनट में तो इंसान सिर्फ हिंदी के 20 क्वेश्चन करा पाता है या जीके के 20 क्वेश्चन करा पाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है साथियों कम से कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी मानने को साथियों अगर बात करें आगे बढ़ाते हुए ये क्लासेस आपके लिए शुरू की गई हैं। तो अगले नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अफगानिस्तान से जो भारतीय नागरिकों को निकालने से संबंधित साथियों एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको साथियों बता देता हूं आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान चंद्र राय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, यानी कि महाराष्ट्र में कौन सा इसमें से नृत्य किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों लोजिम जो है ना यह महाराष्ट्र में किया जाता है। 32वें नंबर का प्रश्न देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया तो साथियों मुंबई में स्थित है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है या चुनाव चिन्ह भी कह सकते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों हाथी तो बहुजन समाजवादी पार्टी का एक प्रतीक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। अब यह पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये पुस्तक साथियों बार बार कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो आंसर की अगर बात करें तो सिलंबन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, बताइए। तो कौन सी गैस की अगर बात करें, कौन सी गैस की बात कर चल रही है साथियों? ओजोन परत की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ओजोन गैस। उसके बाद देखिए हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की करता है साथियों? तो शनि ग्रह की करता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं, यूएसएसआर के संविधान से। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बेसबॉल की जब हम बात करते हैं तो यह साथियों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, पहले रीजनिंग के प्रश्न और फिर मैथ के प्रश्न देखेंगे। तो साथियों अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, अगर कॉपी पेन नहीं ले सकते तो ऐसे ही देखते जाइए, ऐसे ही मैं आपके साथियों मनोमस्तिष्क में ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट बैठा दूंगा। तो यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, मतलब जैसे सत्यता और बनावटीपन का संबंध है वैसे ही आपको बताना है कि तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका
पहला शब्द है विशेषज्ञ। देखिए, सत्यता और बनावटीपन में जैसा संबंध है वैसे ही आपको बताना है कि विशेषज्ञ से किसका संबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए का, बी का, सी का या डी का। देखिए, सत्यता जहां पर होती है ना, तो वहां पर साथियों बनावटीपन का नामो निशान नहीं होता है। तो जहां पर साथियों विशेषज्ञ होगी, जो विशेषज्ञ होगा, क्या उसके पास साथियों उसके अंदर नौसिखियापन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आवारा होगा, पारखी होगा, प्रतिनिधि होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सबसे करीबी आंसर पहुंच रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर ए वाला पहुंच रहा है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे तो इन दाईं ओर, इन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताइए। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा, बस नंबर बदल दिए जाएंगे और लेटर बदल दिया जाएगा। इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको मालूम होना चाहिए लेटर पोजीशन के बारे में, जैसे कि ए 1 पर आता है, बी की पोजीशन 2 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है, उसी प्रकार साथियों डब्ल्यू की 23 होती है, वाई की 25 होती है और जेड की 26 होती है। तो यहां पर कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमालों की यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी को उसके अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जैसे कि जेड हो गया, फिर वाई हो गया, फिर एक्स हो गया, इस तरह से यहां पर लिखने को बोल रहे हैं। तो ऐसे 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 करके पूरी यहां पर हम लोग एबीसीडी लेटर लिखेंगे। यहां पर ए आ जाएगा, फिर यहां पर ऐसे करके बी आ जाएगा। तो ये उल्टा ही तो हमने लिख लिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। और यही यहां पर कहा गया था कि विपरीत क्रम में लिखे। तो एन के दाईं ओर मान लीजिए कहीं ना कहीं एन यहां पर है और एन साथियों एन की पोजीशन क्या होती है? 14 पर पोजीशन होती है। कह रहे कि एन के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसके इसके यहां पर 8वां अक्षर कहीं पर शायद हो सकता हो यहां पर आ रहा हो 8वां अक्षर। तो क्या करेंगे? इन 14वें नंबर पर है, 8वां अक्षर पूछ रहे हैं, तो 14 में से साथियों 8 माइनस कर देंगे। आपका क्या बचेगा साथियों? आपका 6 बचेगा यहां पर। तो 6 नंबर पर साथियों कौन सा लेटर आ जाएगा? एफ लेटर आ जाएगा। इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप चाहना तो ए से लेकर एन तक आप लिख लेना और उसके बाद साथियों आप घटा देना। कितने? 8 घटाते रहना। जैसे कि एक ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, तो एफ पर जाकर पहुंचे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य 3 संख्याओं से अलग है, तो अलग संख्या बताइए। 144 है, 196 है, 181 है, 181 और 121 है। अगर बात करते हैं साथियों, ये 12 जो है ना साथियों, ये सॉरी ये 144 जो है ना, ये 12 का स्क्वायर है। अगर 196 की अगर बात करें तो ये 14 का स्क्वायर है और 121 की बात करें तो ये साथियों 11 का स्क्वायर है। लेकिन 181 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो यही सबसे भिन्न है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए एक सीरीज यहां पर दी गई है कि एक के बाद एक है, फिर 2 है, मतलब सब प्लस में है। तो यहां पर उसके इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर एक सीरीज बन रही है, ठीक है। ये प्लस प्लस की जगह पर कॉमा भी हो सकता था। देखिए इन दोनों पहले 2 नंबर को जोड़कर उसका अगला नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों नंबर को जोड़कर उसके अगला नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों नंबर को जोड़कर यानी कि 3 2 5 हो गए, फिर 3 5 आपके 8 हो गए, फिर 5 8 13 हो गए, फिर 13 और 8 कितना साथी होता है? तो 21 होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। देखिए रवि पश्चिम, सबसे पहले मैं आपको दिशाएं बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, आप कहां पर बैठे हैं? आप कभी भी मान लीजिए परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो आपको नहीं मालूम होगा कि भैया मेरा पूरब किधर है, क्योंकि आप नया कमरा होता है, नया रूम होता है। तो मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, तो आप जैसे ही ऐसे बनाओगे ना, तो आपके राइट हैंड पर साथियों कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व की दिशा हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड पर साथियों कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम की हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाली कौन सी होगी? हमेशा उत्तर की होगी। भले उत्तर इधर हो कायदे में रूम के हिसाब से, लेकिन नहीं, ऊपर आपको उत्तर रखना है। और नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण की हो जाएगी। तो अब हमको क्वेश्चन करना है कि रवि पश्चिम को 12 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है। पश्चिम किधर है साथियों? पश्चिम इधर है। 12 किलोमीटर हमने क्या किया? रवि को चला दिया, हमने 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण साथियों किधर है? दक्षिण नीचे
6 है तो दक्षिण की तरफ हमने 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब की तरफ साथियों, पूरब आपका इधर हो जाएगा और 8 किलोमीटर चलता है तो हमने 8 किलोमीटर चला दिया। सफर तय करता है वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान उसका ये था और अब वो यहाँ पर है, यानी कि इसकी साथियों दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसकी अगर बात करें ना साथियों, इसकी कितनी थी, तो इसकी लंबाई जो थी वो 3 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई कितनी होगी, ये टोटल 12 है ना। यहां तक साथियों अगर बात करें, एक सेकंड मैंने गलत बना दिया, मैं दोबारा से आपको बता के दिखा देता हूं। ये आपकी 12 किलोमीटर सबसे पहले चलाया गया था, उसके बाद कितना चलाया गया था, 3 किलोमीटर चलाया गया था, उसके बाद साथियों 8 किलोमीटर चलाया गया था, ठीक है ना। 8 किलोमीटर चला दी यहां पर हमने। उसके बाद अब इसकी दूरी यहां से पूछ रहे हैं कि यहां से लेके इसकी दूरी कितनी होगी। अच्छा यहां पर मुझे बताइए कि इसकी दूरी आपको पता है कितनी है। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये टोटल 12 है और यहां तक की 8 है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 4 होगी। अब कभी भी साथियों ये ट्रिपलेट आपके सामने बन गया, इसकी वैल्यू आपको पता है, मतलब इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 3 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए मैं आपको ट्रिपलेट बता रहा हूं। अगर एक साथियों मान लीजिए, अगर एक कोई भुजा की लंबाई 3 है, दूसरी भुजा की लंबाई 4 है, तो उसके बाद जो अगली वाली भुजा होगी ना, उसकी हमेशा साथियों 5 भुजा होगी। उसके अलावा एक और ट्रिपलेट बनता है, जैसे कि यहां पर बात करें ना, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो इसकी 5 होगी, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी, मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बन जाता है कि इसकी लंबाई अगर दे रखी हो 5 और इसकी लंबाई दे रखी हो 12, तो पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी होगी, तो हमेशा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। ये 3 ट्रिपलेट आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए, वरना अगर ट्रिपलेट वाला आपको ना आए तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये भी पता था, ये भी पता था, ये 3 था, ये 4 था, इसका पूछा गया था ना, तो ये आपका के होता है कर्ण स्क्वायर। फॉर्मूला होता है साथियों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना है साथियों, ये 3 आधार है, और उल्टा हो गया, ऊपर हो गया, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 25 हो जाएगा, बराबर कितना है, के स्क्वायर है, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर आपका तब भी 5 था और अभी भी 5 है। उसके बाद देखिए साथियों, कल से पहले का दिन शुक्रवार है, कल के बाद का दिन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये आपका आज हो गया, ये आपका क्या हो गया साथियों, आज हो गया। अब कल से पहले का दिन, कल आपका ये हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कल से पहले का दिन, तो ये कल से पहले का दिन साथियों क्या कहलाया जाता है, परसों कहलाया जाता है, ये आपका परसों हो गया। तो कह रहे हैं कि परसों का दिन जो था, यानी कि कल से पहले का दिन तो था शुक्रवार था, यानी कि परसों गुजरा हुआ परसों जो है ना, वो क्या था साथियों, शुक्रवार था। तो कह रहे हैं कि कल के बाद, अच्छा ये कल के आगामी कल की बात चल रही, कल के बाद कल तो आपका ये हो गया, यानी कि आने वाले परसों को पूछ रहे हैं कौन सा दिन है, यही तो पूछ रहे हैं ना। तो देखिए जब ये शुक्रवार है तो ये शनिवार हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, और ये साथियों क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई और खाने के योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर बात करें जलेबी किसके अंतर्गत आएगी, तो मिठाई के अंतर्गत आएगी। मान लीजिए ये साथियों जलेबी हो गई और ये आपकी मिठाई हो गई, यानी कि बड़ा वाला गोला मिठाई है और छोटा वाला गोला जलेबी है। तो साथियों मिठाई के अंतर्गत ही तो आएगी जलेबी। अब खाने योग्य वस्तु क्या है, अब खाने योग्य वस्तु मान लीजिए ये हो गई, तो खाने योग्य वस्तु के अंतर्गत आ गई मिठाई और मिठाई के अंदर आ गई आपकी जलेबी। तो साथियों कौन सा चित्र बिल्कुल सही, ऐसा कौन सा चित्र है, तो साथियों ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने एक त्रिभुज वाला प्रश्न आया है, यानी कि दिए गए त्रिभुजों की संख्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए साथियों ये 3 भुजाओं की अगर बात करें ना, तो 3 भुजाओं से बना हुआ एक त्रिभुज हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने त्रिभुज है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो एक ये त्रिभुज यहां पर आपका बन रहा है, ठीक है ना, एक आपका ये सबसे पहले त्रिभुज बने। बहुत ध्यान से देखना है साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को 1 से 2 में बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत मिस्टेक हो जाती। एक त्रिभुज आपका ये बन गया और एक त्रिभुज आपका जो है ना साथियों वो ये बन गया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन जाएगा, यानी कि यहां से लेकर ऐसे करके ये, तो ये कितने हो गए, 3 त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन गया,
ठीक है ना, ऐसे करके एक त्रिभुज बन गया। और उसके बाद साथियों एक त्रिभुज आपका ये बन गया, ठीक है ना, और एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला बन जाएगा ऐसे करके। तो 3 त्रिभुज आपके ये बन गए, 3 और 3 6 हो गए। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आपका साथियों ये बन गया, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये बन गया, और एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला बन गया, ऐसे करके ये यानी कि 3 त्रिभुज आपके ये हो गए। अब देखिए साथियों, देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है बड़ा सा बिल्कुल, ठीक है, ये ऐसे करके ये यहाँ से गया और ये ऊपर चला गया, तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया। अब उसी प्रकार साथियों एक त्रिभुज आपका इधर से भी जोड़ेंगे, एक त्रिभुज ये ऐसे करके ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला त्रिभुज भी ले लिया, ये वाला त्रिभुज भी ले लिया, एक ये वाला त्रिभुज बचा है, एक ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। तो मतलब 2 त्रिभुज तो यही बन गए, तो 2 त्रिभुज ये आपके बन गए। अब क्या कोई त्रिभुज बचा है? ये वाला तो हमने पहले ही जोड़ लिया था, ये ऐसे करके ना, जब हमने पहला इसको जोड़ा, दूसरा इसको जोड़ा, तीसरा इसको ही जोड़ा था हम लोगों ने। तो ये तो हो गए, कितने हो गए साथियों? 12 कुल मिला के साथियों त्रिभुज हो गए हैं। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। कि निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये साथियों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आ जाएगा। देखिए 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 12 है, 12 के बाद 6 है, 6 के बाद 24 है। तो अगर बहुत दिक्कत लोगे तो सीरीज बहुत कठिन हो जाएगी, लेकिन बहुत शांत मन से देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए 6 का 2 गुना कर दिया गया है, 12 का 2 गुना कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 2 गुना कर दिया गया है, 6 का, अब जाहिर सी बात है 6 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर साथियों 12 आ जाएगी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। खाली स्थान में सही अक्षर भरे, यानी कि ए बी जेड आ गया, उसके बाद बी सी वाई आ गया, उसके बाद सी डी एक्स आ गया, उसके बाद डी ई डब्ल्यू आ गया। तो यहाँ पर वो कौन से 3 लेटर हैं जो यहाँ पर आएंगे, ए बी सी या डी आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, हमें सिंपल सा दिख रहा है कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो जाहिर सी बात है डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, तो जाहिर सी बात है ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ई एफ कहाँ पर साथियों लिखा हुआ, ई एफ एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब हम कौन सा ऑप्शन चुने, तो इसको देख लीजिए। Z से पहले Y आता है, Y से पहले X आता है, X से पहले W आता है, और W से पहले साथियों V आता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यानी कि कोई संख्या है उसका घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इकाई अंक क्या होता है और ये घन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 का घन कितना होगा, बहुत बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूं। 2 का घन कितना होगा, तो 2 के घन को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों क्यूब। घन को जो बोलते हैं ना वो क्यूब बोलते हैं। जैसे कि 2 का घन निकालना हो तो हमें ये करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का, ठीक है, तो 2 का घन इस टाइप से लिखते हैं, 2 क्यूब 8 हो जाएगा। अरे भाई 2 को हमने 3 बार ही तो लिखा है। उसी प्रकार 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा साथियों 27। उसी प्रकार 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन मतलब 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये तो घन का फॉर्मूला हो गया, मतलब घन में आना आपको बता दिया। क्या ये इकाई स्थान क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा साथियों यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते नहीं तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 4282। तो इकाई ये वाला नंबर होता है। इसमें क्या इकाई नंबर होगा, इसमें ये इकाई नंबर होगा। ये इकाई का नंबर, ये दहाई का नंबर, ये सैकड़े का नंबर। तो दोनों बात मैंने आपको बता दी है। अब देखिए कि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर आएंगे, सबसे अंत में आएंगे। मान लीजिए हमने 2 का घन किया तो हमें 8 मिला। हमने 3 का घन किया तो हमें कितना मिला साथियों, 27 मिला ना, लेकिन इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार साथियों हमने 4 का जब घन करेंगे तो 64 मिलेगा, मतलब 4 आएगा इकाई का स्थान। तो ये तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई पता नहीं कि क्या सिर्फ एक ही आएगा, तो कहूँगा नहीं। क्या सिर्फ 8 ही आएगा, तो मैं कहूँगा नहीं। सिर्फ 9 आएगा, तो मैं कहूँगा नहीं। 0 से लेकर 9 तक कोई भी साथियों इकाई का अंक आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए
तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो अब देखिए सबसे पहले साथियों हम लोगों ने देखे थे लगभग वही 41 से लेकर 50 तक रीजनिंग के प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे 51 से लेकर साथियों 60 तक मैथ के क्वेश्चन। मैंने क्या डिवाइडेशन किया है साथियों कि 20 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए एसएससी जीडी मॉडल पेपर के लिए, 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के हो गए, फिर उसके बाद 10 प्रश्न रीजनिंग के डाल लिए और 10 प्रश्न मैथ के डाल दिए। इन 10-10 प्रश्नों में साथियों मैं पूरा निचोड़ लेके आपके लिए लाया हूं, यानी कि वो 10-10 प्रश्न लाया हूं मैथ और रीजनिंग के जो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट हैं और उनके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए तो वह ध्यान से देखिएगा साथियों, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी होगी जो 4 से 16 से मतलब 4 से भी विभाजित हो जाए, 16 से भी विभाजित हो जाए। तो मुझे ये बताइए 3 अंकों की तो सभी संख्याएं हैं, तो ये क्या 4 से भाग हो रही है? क्या 4 से इसका अगर डिवाइडेशन किया जाए तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगी, एक बार देख लेते हैं साथियों 4 से कटेगी नहीं कटेगी। तो 4 दूना 8 हो जाएंगे, इधर कितने जाएंगे, इधर 32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। तो ये साथियों इससे तो कट गई, ठीक है। क्या ये 4 से कटेगी? 110 4 से कटेगा तो मुझे नहीं लगता है साथियों कटेगा। ये 4 से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। तो 4 से साथियों यहाँ पर एक तो ये कट रहा है और एक ये कट रहा है। अगर बात करते 112 की तो क्या 16 से ये कट रहा है, तो 16 सत्ते ही 112 होते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मतलब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये 112 है जो 4 से भी विभाजित हो जाती है, जो 16 से भी विभाजित हो जाती है। उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें से जो 4 और 16 दोनों से विभाजित हो जाए, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी, चलिए साथियों अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए ये प्रश्न करने में तो बहुत आसान है, मतलब लग तो बहुत आसान रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको करने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसको कैसे करना है साथियों, यहाँ पर कुछ टाइप नहीं हो पाए। ये साथियों यहाँ पर क्या है, एक साथियों एक ब्रैकेट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट में जो होता है ना उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों देखिए इसको सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या बनेगा, 3 एकम 3 मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस लगा माइनस लग जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, थोड़ा बेसिक से मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले सॉल्व करें। तो देखिए जब भी माइनस हो प्लस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और नीचे की आपस में। तो 3 एकम 3 यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2 2 यहाँ आ जाएगा और साथियों 2 तिया 6 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 3 में से 2 जाएगा, 1/6 आ जाएगा। मतलब इस पूरे की जगह हमें क्या रखना है, 1/6 रखना है। ठीक है, 1 बटे क्या रखना है, 1/6 रखना है। तो 4/8 जैसे था वैसे हमने 4/8 उतार लिया, भाग जैसे लगा था वैसे हमने उतार लिया, इसकी जगह पे 1/6 आ गया और साथियों गुणा करके क्या आ गया, 4/6 आ गया। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर गुणा होता तो सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। अब इस भाग वाले चिन्ह को हम गुणा में हम बदल देंगे, कभी भी भाग वाला चिन्ह दिखे उसको गुणा में बदल लो, लेकिन शर्त क्या है, इसको उसके आगे वाला जो ना उसको आगे पीछे कर लो, मतलब ऊपर नीचे कर लो। 1/6 है ना तो 6/1 कर लो उसको। तो 4/8 जैसा था वैसे लिख दिया, भाग का निशान कट करके हमने गुणा का लगा दिया, लेकिन उसके बाद जो ऊपर नीचे संख्या हो ना तो उसको हम उलट देंगे। 1/6 है तो 6/1 हो जाएगा, गुणा करके साथियों 4/6 हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया सवाल, इस 6 से ये 6 कट गया, ठीक है ना। उसके बाद साथियों इस 4 से ये कट गया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब आंसर जो आपका आया है वो 4/2 आया है, यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अहमद एक लड़का है, इसने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से और मतलब क्या लिए, उधार लिए होंगे। उसके बाद साथियों 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। एक लड़का है उसने 2 लोगों से उधार लिए, एक से उधार लिए 1440 रुपए, कहा कि हर साल हम तुमको 5% एक्स्ट्रा देंगे, और एक से उधार लिया 1650 रुपए और कहा हम तुमको 4% मतलब जो ब्याज दर है ना 4% ब्याज दर है वार्षिक तरीके से। तो बताइए कि 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। क्या सिर्फ ब्याज पूछा है, कितना उसे साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, देख लीजिए एक बार।
ठीक है। क्या होता है साथियों, मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन ये है जितना रुपया तुमने लिया है, मूलधन गुणा क्या हो जाएगा, गुणा आपका दर हो जाएगा। दर मतलब क्या होता है, कितनी ब्याज दर पर लिया है, 5% ब्याज दर पर लिया है, 4% ब्याज दर पर लिया है, और गुणा कितने समय के लिया गया है, कितने समय के लिए लिया गया है, 3 वर्ष के लिए इसको भी लिया है और 3 वर्ष के लिए इसको भी लिया है। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साथियों, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मूलधन भी है, यहाँ पर दर भी है और यहाँ पर समय भी है। तो बस रख लेते हैं साथियों हम लोग। ठीक है, मूलधन कितना है, 1440 है, गुणा, ठीक है, दर कितनी है, 5 है, समय कितना है, 3 वर्ष है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक तो इसका ये मूलधन हो गया, और कह रहे हैं कि इसका भी मूलधन ज्ञात करके बताओ कितना ब्याज आएगा। तो इसका भी साथियों हम लोग प्लस में ही तो करेंगे ना। ठीक है, 1650 आपका आ जाएगा, ये गुणा आपका 4 आ जाएगा, गुणा आपका 3 वर्ष आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। मतलब जो पहले व्यक्ति से लिया इसका ये साधारण ब्याज निकलेगा, दूसरे व्यक्ति से लिया इसका ये साधारण ब्याज निकलेगा। कह रहे हैं कि दोनों साधारण ब्याज बताओ हमें जोड़ के, तो हमने प्लस लगा दिया इसलिए। ठीक है, अब इसको देखिए कट करें, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये लग गया आपका, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब 72 तियां कितने होते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, तो 216 आया। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, 4 के 100 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे 5 25 आपका हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, जीरो आ गया। इसको 5 से कट करेंगे, 5 छंग आपका 30 हो गया, फिर आपका 30 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो गया। तो जब 66 को 3 से साथियों गुणा करोगे तो 6 तियां 18 हो जाएगा, 6 तियां 18 और 1 19 यानी कि 198 आ जाएगा। तो मतलब अहमद ने जब ये वाला उधार लिया था तो इससे जो उसको साधारण ब्याज देना पड़ा है वो 216 देना पड़ा है, और इससे जो लिया था उसको साथियों 198 रुपये देना पड़े हैं। तो इसको साथियों जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे ना 216 198 को, तो कितना आ जाएगा साथियों, 414, मतलब 414 रुपये उसने कुल, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 414 रुपये देना पड़ेगा। तो आंसर आपका कहां पर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, 2 लोग हैं, राम और मोहन है। राम की आय मान लीजिए 8 है, अनुपात में है साथियों, ये अनुपात अब 80 रुपए भी हो सकती है, 30 रुपए भी हो सकती है, 8,000 और 3,000 भी हो सकती है। राम मोहन की आय 8 लाख 3 लाख भी हो सकती है, तो इसलिए हमने 8:3 मान लिया। राम और मोहन की आय जो है ना, राम की आय 8 है तो मोहन की आय 3 है, इसका अनुपात में दे रखा है। यदि उनकी आयों में अंतर जो है ना 1,000 का है तो राम की आय कितनी, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है साथियों, बिल्कुल पूछा जाता है। तो कभी भी साथियों 2 लोगों की आय का अनुपात दे रखा हो और उनकी आयों में अंतर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 8 को हम क्या मान लेते हैं, 8x मान लेते हैं, 3 को हम क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। तो 8x माइनस 3x मतलब दोनों की आयों में अंतर, ये साथियों अंतर ही तो है। जब मैं आपसे ये कहूं कि 5 और 3 में अंतर क्या होगा, तो यही तो लिखोगे ना, 5 और 3 में अंतर 2 का हो गया, तो ऐसा ही दोनों की आयों में अंतर करने के लिए माइनस लगाएंगे ना, तो कितना आएगा, 5x आएगा। यानी कि दोनों की आयों में अंतर कितना है, 5x का है। लेकिन यहां पर तो कुछ और दे रखा है कि दोनों की आयों में अंतर 1,000 का है, मतलब 5x की वैल्यू 1,000 है। अब इसको सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, ये 5 आपके भाग में आ जाएगा, मतलब x बराबर 1,000/5 हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, डबल जीरो लग गया, मतलब x का मान कितना आ गया साथियों, 200 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, x का मान हमें पता है 200 आ गया है। पूछा था राम की आय कितनी है, राम की आय भैया 8x है, तो 8x है राम की आय, 8 लिख लिया, x का मान हमें पता चल गया, यहां से 200 है तो 200 गुणा कर दो, ये किसकी, ये राम की आय निकल गई, मतलब 8 दूना 16, मतलब 1600 जो है वो ना, वो किसकी आय है साथियों, राम की आय है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करें इसकी कितनी आय है, तो इसकी साथियों कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी ना। अरे भाई 3x है, x की वैल्यू 200 है, तो 3 दूना 6, 6,000 हो जाएगी, बिल्कुल सॉरी 6,000 हो जाएगी, 600 हो जाएगी, हाँ 2 जीरो है ना, तो 6 लग जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 6,000 नहीं 600 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ जल्दबाजी में साथियों ऑप्शन नंबर सी भी दे सकते हैं, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है।
चलिए, चीनी का भाव जो है ना, चीनी का प्राइस 40% बढ़ गया, यानी कि चीनी कल तक 100 रुपए में थी, अब 140 में हो गई। इसका मतलब ये है 40% बढ़ जाने का। तो 40% जब बढ़ जाता है तो लोग करता क्या है, परिवार वाले लोग करते हैं, चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें, कितने प्रतिशत कम कर दे, 20% कम कर दे, 30% कम कर दे, ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो ये सवाल आता है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 40% दे रखा है ना, यहां पर बस कुछ नहीं, आपको संख्या बदल दी जाएगी, सवाल यही रहेगा, चीनी की जगह आटा दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर 40 की जगह क्या दे दिया जाएगा, 50% दे दिया जा सकता है। और कभी कभी दूसरा चेंज क्या हो सकता है, बढ़ जाने से कोई ठीक है, यहाँ पर बढ़ लिखा है, कभी कभी यहाँ पर घट जाने से लिखा होता है। तो दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, 2 से 3 प्रकार के। यहाँ पर चीज का नाम बदल दिया जाएगा, यहाँ पर संख्या बदल दी जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाने से कर देंगे, या हो सकता हो घट जाने से कर दे। तो बढ़ जाने से घट करेंगे तो कैसे सवाल करेंगे, घट जाने से अगर लिखा हो तो कैसे सवाल करेंगे। ठीक, और यहां पर सेम यही होगा। तो उस चीज का कितना उपभोग कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े या परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार से प्रश्न साथियों पूछा जाता है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 40% लिखा है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 40% लिख लेंगे। अब भले यहां पर लिखा हो 40% बढ़ जाता है या 40% घट जाता है, अपॉन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 लिखेंगे। अगर यहां पर साथियों लिखा है 40% बढ़ जाता है, तो यहां पर हम प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। और कितना बढ़ जाता है, तो 40 बढ़ जाता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिख लिया, 40 लिख लिया। ठीक है, अगर उसके बाद क्या लिख लेंगे, इंटू 100, तो आएगा ही आएगा। ये तो था कहानी बढ़ने की। अगर यहां पर लिखा हो कि उसका रेट जो है ना बढ़ जाता है, अगर लिखा हो कि 40% घट जाता है या 30% घट जाता है, तो घटना लिखा हो, तो मान लीजिए यहां पर 40 है तो 40 लिख देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे, 100 जैसे लिखा है 100 वैसे ही लिख दें। अगर लिखा हो घट जाता है तो माइनस लिखेंगे, कितना घट जाता है, 40 घट जाता है, ये लिख दिया, और गुणा में 100 तो लगेगा लगेगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 40 यहाँ पर आ जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कुछ नहीं साथियों, इसको सॉल्व करना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 4000 बटे 140 को सॉल्व करना है। 4000 बटे 140, 4000 बटे 140, मतलब एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से कट करेंगे ऊपर 200 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको साथियों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व, मान लो कभी भी ऐसी संख्या आ जाए कि 232/8 या 200/7, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ। बटे में जो संख्या लिखी है वो लिख देंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 आ जाए, मतलब 7 दूना 14 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, 56 ये है 60, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा साथियों, 28 सही 4/7 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन को शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या है, मतलब या इसमें टीचर का वजन नहीं बताया गया है कितना है, लेकिन पूछा जा रहा है कि टीचर का वजन कितना है। तो एक कक्षा के कितने छात्र हैं साथियों, 20 छात्र हैं। 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम, सॉरी 21 किलोग्राम है। तो अगर बात करें 20 छात्रों का टोटल वजन कितना होगा, तो 20 की और 21 की गुणा कर दो, 20 की और 21 की गुणा कर दो साथियों, ये क्या आ जाएगा, ये 20 छात्रों का कुल वजन आ जाएगा, यानी कि टोटल वजन आ जाएगा। 21 दूना 42 होता है, मतलब टोटल जो 20 छात्र हैं इनका टोटल वजन 420 किलो है। ठीक है ना, 420 किलो है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि देखिए 20 छात्र तो थे, अब अगर अध्यापक कर लेंगे, उसमें मान लीजिए अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे, तो कह सकते हैं कि 21 लोग थे। अब 21 लोग भी उसमें वजन, मान लीजिए अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाता है, मतलब 21 अब लोग हो गए। तो उनका औसत वजन, पहले औसत वजन कितना था, कहा गया था औसत वजन जो है ना वो 21 है, कहने कि अब अध्यापक का वजन जब शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि पहले था 20, अब हो गया 21। ठीक है, अब जब इसको साथियों क्या करोगे, टोटल जब मतलब इसकी जब आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा साथियों, ये हम लोग यहां पर कर लेते हैं। चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 21 किलोग्राम था ना,
तो 22 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा साथियों। चलिए मैंने यहाँ पर गलती से क्या लिख दिया, एक सेकंड में इसको कट कर दिया। ठीक है, 22 होना चाहिए। आप खुद देखो भाई, एक सेकंड। आप खुद देखो भाई, जब यहाँ पर 21 किलोग्राम औसत वजन था, शिक्षक का वजन जब शामिल किया जाता है तो औसत वजन एक बढ़ जाता है, तो 21 से 22 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, 21 की हम क्या कराएंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 42 आ जाएगा, यहाँ पर भी 42 आ जाएगा, 2 6 4 यानी कि 462 आ गया साथियों। मतलब जब हमने सिर्फ बच्चों बच्चों का वजन लिया था तो टोटल वजन सभी बच्चों का 420 था। अब हमने उसमें अध्यापक का वजन शामिल कर लिया है तो वजन कितना हो जाता है, 462 हो जाता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जितना नंबर है ना, वो अध्यापक का ही वजन है, तो इसको हम माइनस करा लेंगे। 462 420 आपको मैं करा के दिखा देता हूं सब कुछ। ठीक है, चार मतलब जो 42 किलो वजन बढ़ा है ना, वो साथियों टीचर का वजन है, अध्यापक का वजन है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा, 42 किलोग्राम होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें 30 और 42 का लासा कितना होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत आसान तरीके से और बहुत पुराने तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दो से कट करेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। साथ ही उसके बाद 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। फिर एक बार 5 से कट करेंगे और एक बार 7 से कट करेंगे। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे साथियों, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे साथियों तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 इंटू 7 कितना होता है, 7 21, यानी कि 210 आपका यहाँ पर जो है ना, ठीक है, वो साथियों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों अगर बात करें 210 तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है, लेकिन आपका आंसर जो जाएगा वो 210 के साथ ही जाएगा। तो आप ऐसे कर लो साथियों, यहाँ पर आंसर ई डाल लो और यहाँ पर लिख लो 210। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ई के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः, मतलब 4 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, एक को मिले 72 नंबर, एक को मिले 60 नंबर, एक को मिले 63 नंबर और चौथे को मिले 65 नंबर। तो उनका औसत क्या होता है। औसत किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। औसत निकालने का साथियों सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है ये मैं आपको साथियों बता चुका हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं और शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। औसत बराबर क्या होता है, जितने भी नंबर टोटल हैं, मान लो किसी के 72 नंबर हैं, किसी के साथियों 60 नंबर हैं, किसी के 63 नंबर हैं, किसी के 65 नंबर, इन नंबरों का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ये तो पूछा जा रहा है कितने टोटल लोग हैं, कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 4। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके सामने क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इसी को तो औसत कहते हैं। तो अब जोड़ लो, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 आपका 10 हो गया, 10 का 0 लग गया, हासिल का 1 लग गया। 6 और 6 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 13 मतलब 6 6 6 18 हो गया, 18 18 और 1 आपका क्या हो गया, 19 हो गया, 19 और 7 आपका कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आपका क्या आ गया साथियों, 26 आ गया। बटे में क्या था, 4 था, 4 सत्ते 28 होता है, 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 हो गया आपका, 2 लग गया, 4 पंजे 20 हो गया। मतलब 65 जो हो जाएगा ना साथियों, वो क्या निकल कर आ जाएगा, वो साथियों औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 65 आपका औसत हो गया। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है साथियों, काम और समय से प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से प्रश्न है कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन राम अकेले उस काम को 14 दिनों में कर सकता है, तो अकेला श्याम उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। दो लोग हैं, हम एक को मान लेते हैं राम और एक को मान लेते हैं श्याम। मान क्या लेते हैं वो तो दिया ही गया है, मतलब दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 8 दिन में करते हैं, ऐसे हमने लिख लिया। लेकिन अगर राम अकेले काम करता है तो सिर्फ राम अकेले वही काम जो है ना वो 14 दिनों में कर लेता है। तो अब हमें ये निकालना है कि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं, इतना आपने सब कुछ बना लिया। आप ऐसे कर लोगे, आप एक ऐसा नंबर यहाँ पर लिखोगे जो 8 से भी कट जाए, जो 14 से भी कट जाए, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 8 के पहाड़े में भी आए और 14 के पहाड़े में भी आए। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 मुझे ऐसा नंबर लग रहा है जो 8 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है। अब कितने टाइम्स में आता है वो लिख लेंगे। 8 सत्ते 56 मतलब 7 टाइम में आता है, और 14 पंजे 70 होता है, 14 चौक आपका 56 होता है, तो ये होता है। अब आपने इतना काम कर लिया, ठीक है ना।
अब मतलब चार जो है ना एक समय में, सॉरी आर जो है वो एक समय में 4 काम करता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, ये दोनों मिलकर टोटल एक समय में 7 काम करते हैं और आर जो है ना वो 4 काम करता है, तो इस जाहिर सी बात है कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं और आर का भी निकाल लिया 4 काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एस 3 काम करेगा। लेकिन अब ये जो 56 आया ना, ये टोटल काम है, टोटल काम है 56, टोटल काम कितना है 56 है। इस पूछा जा रहा है कितने समय में ये टोटल काम करता है, इस एक टाइम में 3 काम करता है, तो जब इस एक टाइम में 3 काम करता है तो टोटल ये काम कितने दिन में करेगा, तो 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, इधर आपका 6 हो जाएगा, कटेगा नहीं सही तरीके से, तो 56/3 आपको सिर्फ ध्यान रखना है। एक सेकंड मैं सही से लिख देता हूँ इसको। देखिए, जब ना कटे तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, अब बटे में 3 लिख लिया, 3 एकम 3 आपका 5 है ना, 3 एकम 3 हो गया, 2 चला गया 26 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गए, 2 बचे ना, 2 हमने इधर लिख लिया। तो 8 सही 2/3 दिन में साथियों काम करता है। 8 सही 2/3 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों अगर इस प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न हमने इसी क्लास में देखा था, इसी क्लास में देखा था, सेम यही प्रश्न था, लेकिन मैं थोड़ा सा साथियों चेंज कर देता हूं कि शुक्रवार की जगह साथियों मंगलवार कर देता हूं, और ये प्रश्न साथियों आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। मतलब आपको बताना है कि कल से पहले का दिन मंगलवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा। अब ये ऑप्शन साथियों काम हो सकता हो ना करें, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, आपको बताना है। तो कुल मिला के साथियों 20 प्रश्न हिंदी के किए, कुल मिला के टोटल 60 प्रश्न किए, और सबसे सुपर हिट साथियों ये 60 क्वेश्चंस थे। मेरा मानना है साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चंस जुटाने में बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत दमदार क्वेश्चन छांटने में काफ़ी थोड़ी बहुत मेहनत लगी है। तो साथियों क्लास के बारे में आप बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, बाकी शेयर करना तो आपका काम है, क्लास पसंद आई हो तो शेयर एक बार अवश्य कर दीजिए। बस मेरा इतना साथियों कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम तक आपने इस चैनल को समय दे दिया तो एक सिलेक्शन पक्का आपका करवा डालूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।